नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं हंसराज चौधरी प्रणाम करता हूं। आप सबको मेरी राम राम, अस्सलाम वालेकुम, जय जिनेंद्र, राधे राधे। और जिस भी तरीके से आप उस लाडले को याद करते हो, मेरी आपके साथ बात कैंसर पे करने के लिए इकट्ठे हुए हैं अपन। जी सर जी। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है मेरे पास। अब बिल्कुल रिसर्च के डाटा तैयार है कि ये जो सिंपल सुपारी है, सिंपल सुपारी जो बाजार में आती है ना, सुपारी जो महिलाओं को भी काट के खाते हैं, या महाराष्ट्र में, गुजरात में, मतलब सुपारी से जबरदस्त कैंसर होने लग गया है। ये 100% प्रूफ हो गया। आज भी एक पेशेंट आया मेरे पास, फीमेल पेशेंट है, बीकानेर से है वो। उनको केवल सुपारी की वजह से कैंसर हुआ है और रिकरेंस हुआ है, मतलब मुंह का कैंसर हुआ है, और सर्जरी करवाई, सर्जरी के 1-1.5 महीने में वापस आ गया। तो आप लोग सिंपल सुपारी भी अगर कोई खाते हो, बताओ ये कम से कम होगा 150 का केस होगा। मतलब ऐसे 150 केस अब तक आ चुके हैं जो, क्योंकि महिला अगर कोई आती है तो, और वो कहती है मेरे को मुंह का कैंसर, तो एकदम स्ट्राइक होती है दिमाग में, भाई ये कोई गुटखा थोड़ी खाती है, ये कोई तंबाकू थोड़ी खाती, खैनी थोड़ी खाती। हाँ, कुछ महिलाओं में ये होता है कि वो तंबाकू का दातुन करती है, तो दातुन वाली बता देती मैं दातुन करती हूँ, परंतु ये लगातार स्टडी होते होते अब इस नतीजे में पहुंच गए कि इस सुपारी को भी आप लोग बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि इसमें कार्सिनोजेनिक जो कंटेंट्स हैं, यानी कि कैंसर पैदा कर, कार्सिनोजेनिक बोलते हैं जिसको, कार्सिनोजेनिक कंटेंट्स हैं इसमें, और इसमें ऐसे तत्व हैं जिसकी वजह से कैंसर पैदा होता है। एक कुछ खांसी की दवाइयां हैं, कुछ लूज मोशन रोकने की कुछ दवाइयां हैं, एलोपैथी की जो दवाइयां आती है जिसमें मेट्रोजिल वगैरह इस तरीके के जो कंटेंट्स आते हैं, वो साबित हो गया कि वो कैंसरस है। मतलब कुछ एलोपैथी की ऐसी दवाइयां हैं जिसपे वो खुद ही लिख रहे हैं, दवाई वाला लिख रहा है, वो अपन पढ़े लिखे नहीं है, गलती अपनी है, उस पर लिखा हुआ है कि इससे कैंसर हो सकता है आपको, वार्निंग करके लिखी हुई है उसमें, वार्निंग दिस केमिकल मे बी, हालांकि वो चार होशियारी करते हैं, मे बी कार्सिनोजेनिक, मतलब ये कैंसर पैदा कर सकता है, वो बचने के निकलने के रास्ते हैं सब, परंतु उस पर भी आप लोग ध्यान दें थोड़ा। मतलब ये छोटी मोटी खांसी में कब सिरप ले लिया, खांसी दवाई लेने लग गए, तो वो खांसी तो कब खत्म होगी, फेफड़े पहले खत्म हो जाएंगे। इस बात का भी आप ध्यान कर लें। एक बाकी तो फेरिस्त है, अपन बात कर ही रहे हैं कैंसर के लिए। ये कुछ 2 नई जानकारियां थी मेरे पास जो आपको मैंने बताई। बाकी समुद्र के नमक से खूब भयंकर कैंसर हो रहा, क्योंकि इतने ऐसे कुछ केमिकल पकड़े हैं अभी पिछले 1-2 साल में कि जो बहुत ही घातक है, क्योंकि समुद्र आपस में मिले हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं कि ये मेरे भारत का समुद्र है, ये पाकिस्तान का समुद्र है, ये अमेरिका का समुद्र है, वो बीच में कहीं दीवार नहीं है उनके। और सबसे बड़ी बात है कि वो एक ही जगह पानी भरा हुआ नहीं रहता, समुद्र में लहरें चलती है, मतलब समुद्र का पानी भी एक दूसरे समुद्र में जाता है। हिंद महासागर का प्रशांत महासागर में जाएगा, उसका बंगाल की खाड़ी में जाएगा, उसका फिर अरब सागर में जाएगा। तो ये जो कुछ ऐसे देश है, आपने शायद पढ़ा भी होगा थोड़े दिनों पहले के जापान ने करीब 22 लाख गैलन पानी मतलब समुद्र में छोड़ा है, जो कि रेडियो एक्टिव था, मतलब जिसमें रेडियोधर्मिता थी। आप ये पेट स्कैन, सीटी स्कैन, एक्सरे ये जो करवाते हैं जिसमें रेडियो किरणें होती है, ऐसा पानी था उनके पास, इतनी मात्रा में था। और उनकी चालबाजी देखो आप, मतलब दुनिया में चालबाजी देखो। उन्होंने ये साबित किया कि हमने इसमें मछलियां पैदा की और वो मछली हम खा रहे हैं, देख लो। इसलिए, और जबकि रियल में वो रेडियो एक्टिव मतलब वाटर है, पानी है, वो समुद्र में छोड़ दिया। वो जा तो आपके नमक में ही आ रहा है ना, वो तो आप जो समुद्र का नमक खा रहे हो उसमें आ रहा है वो। वैसे आपके बाथरूम की गंदगी, टट्टी, पेशाब, मरा हुआ कुत्ता, बिल्ली, ये जितना भी कचरा है, प्लास्टिक है, ये सब समुद्र में जा ही रहा है। आपने कहाँ रोक रखा है इसको? नहीं रोक रखा गया। आज यमुना जी को अपन कितनी पवित्र नदी मानते हैं, गंगा जी को कितना पवित्र मानते हैं। आप वाराणसी या इलाहाबाद या आगरा में या कानपुर में आप पानी पी सकते हैं क्या? उसका नहीं पी सकते। तो क्या है उसमें इतना कचरा, वो कचरा जा रहा है समुद्र में, और वो समुद्र से जो नमक बन के आ रहा, वो उस पर अच्छा एडवर्टाइजमेंट तो शानदार, उस पर लड़की वड़की छपी हुई थैली पे, आप देख रहे हो, लड़की लेके आ गए अपन तो 1 किलो की। बंद करो इसको। अगर जिंदा रहना है तो समुद्र का नमक को आज से यहाँ से प्रतिज्ञा करके जाओ कि मैं समुद्र का नमक नहीं खाऊंगा, मतलब मैं सेंधा नमक ही खाऊंगा।
अगर जिंदा रहना है तो। मतलब अब जिंदा रहने के लिए बहुत भयंकर संघर्ष हो गया, ये मैं आपको बहुत क्लियर कर रहा हूं आज क्लास के शुरुआत में। पहले जिंदा रहना आसान था, परेशानियां कम थी, अब परेशानियां बहुत ज्यादा है और आसानी की चीजें बहुत गिनती की हो गई। अब आप जैसे इतने बुजुर्ग, आपने पहले कभी कैंसर के लिए सुना था कि आज के 40 साल पहले, 50 साल पहले जानकारी नहीं थी। और इवन की किसी को कैंसर हो भी जाता था ना, तो लोग कहते थे साले ने पाप किए होंगे, पाप फूट रहे हैं इसके, क्योंकि कैंसर की जो गांठ होती है वो ऐसी बड़ी गांठ बनकर फिर फूटती है, फूट के फिर उसमें से बदबू आती है, मतलब स्मेल आती है, और वो बहुत मुश्किल से ठीक होती है। तो लोग बाग पहले ऐसा भी कहा करते थे, कोई बुरा काम पाप किया होगा, हकीकत बात तो वो सही कहते थे। पाप कौन सा, मतलब तंबाकू खाने का पाप किया होगा, समुद्र का नमक खाने का पाप किया होगा, नॉनवेज खाने का पाप किया होगा, ये भी तो पाप ही है ना। पाप की परिभाषा क्या है, मतलब जो काम अच्छा नहीं वो काम बुरा, सही, और जो काम बुरा वो पाप का काम है। जो अच्छा है वो अच्छा, तो तंबाकू तो अच्छी नहीं हो सकती, तो तीसरा कारण तंबाकू है। ये रजनीगंधा 00, ये कौन सा मिराजन, ये जितना भी आपका विमल, तानसेन, हाँ, तो मतलब एक एक आदमी के पीछे पड़ना पड़ेगा अपने परिवार के सदस्य, तब जाकर आप इस लड़ाई से अपन जीत पाए। मतलब ये बहुत बड़ी लड़ाई है कुल मिलाकर, सीधी सी बात ये है। और एक कारण और है जो आपको समझना पड़ेगा। आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस बात के लिए स्वीकार कर सकते हैं या जिनको जानकारी है कि कैंसर बीमारी नहीं है? कितने लोगों को ये जानकारी है कि मैं दूंगा आपको जानकारी, मैं बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से प्रूव करूंगा इस चीज को, क्योंकि जिस बात को WHO प्रूव कर चुका है, जिस बात को अमेरिकन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रूव कर चुका है, और जिस चीज को चाइना की एक कैंसर पे बहुत बड़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो प्रूव कर चुका है, ये 3-4 संस्थाएं कर चुकी है, कैंसर बीमारी नहीं है। आपको विश्वास होता है ये बात? मैं कह रहा हूं कैंसर बीमारी नहीं है, आपको विश्वास हो सकता है इस बात का? अब मैं इसको प्रूव कर रहा हूं। एक्चुअली जो भी बीमारी होगी, तो बीमारी की परिभाषा है कि इन्फेक्शन होगा। बीमारी की पहली शर्त क्या है? आपके शरीर में कोई ना कोई इन्फेक्शन होगा। बीमारी की दूसरी शर्त क्या है? आपके अगर खून का नमूना लेंगे या चमड़ी का नमूना लेंगे या किसी भी टट्टी का नमूना लेंगे या पेशाब का नमूना लेंगे या कफ का नमूना लेंगे, तो उसमें या तो वायरस होगा या बैक्टीरिया होगा या फंगस होगी या निमेटोड होगा या एफिड एसिड थ्रिप्स होगा या टेपवर्म होंगे। मतलब हिंदी में बात करूं मैं तो आपके कोई ना कोई विषाणु होना जरूरी है, कोई ना कोई कीटाणु होना जरूरी है, कोई ना कोई जीवाणु होना जरूरी है, कोई ना कोई फफूंद होनी जरूरी है। मतलब कुछ ना कुछ तो कारण होना चाहिए ना। अब आप जैसे आपको मलेरिया की जांच करवाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है? साहब आपके मलेरिया का वो वायरस है इसमें। आपको जैसे करवाओगे, आप जैसे कि भाई डेंगू है इसको, तो आपको मच्छर ने काट खाया तो डेंगू है, तो डेंगू का वायरस है। हेपेटाइटिस बी का, आपने लीवर की जांच करवाई तो बोलो साहब आपको हेपेटाइटिस वायरस है। HIV हो गया, मान लो एड्स हो गया आपको, तो भाई एड्स का वायरस है। कोरोना हो गया तो भाई आपको कोरोना का वायरस है। समझ में आ रही है बात? आपको ज्यादा बहुत खुजली हो रही है, बिल्कुल बंदर की तरह लबूर रहे हो अपने को, तो इसको लोग कहेंगे भाई फंगस है। दाद या खाज या खुजली तो फंगस है। ये इतनी चीजें हैं साहब, है, होती है ना। अब मुझे बताओ कैंसर में क्या होता है? आपके पास, सबके पास जांचे है, सब पढ़े लिखे आदमी हो और सब एक से एक ज्ञानी हो, दुरंधर हो। आपकी किसी भी जांच में है इन्फेक्शन? कैंसर की एक भी जांच में कहीं हो इन्फेक्शन है? बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, निमेटोड है, एफिड है, जेसिड है, थ्रिप्स है, क्या है? कुछ भी नहीं है। तो कुछ तो है। क्या है जो बताऊं आपको? उसमें प्रत्येक रिपोर्ट में आपको सेल लिखा हुआ मिलेगा। स्क्वैशमैन सेल्स कार्सिनोमा, एडिनोसेल कार्सिनोमा, कैंसर सेल्स, लीजन्स, नोड्स, ये लिखा हुआ मिलेगा। मतलब कोशिका लिखी हुई मिलेगी, हिंदी में बात करके समझा दूं आपको। कहीं ना कहीं कोशिका लिखी हुई मिलेगी कि इसके ब्रेस्ट की कोशिकाओं में कैंसर है, इसकी छोटी आंत की कोशिकाओं में कैंसर है, इसकी छीन की कोशिकाओं में कैंसर है, इनके लीवर की कोशिकाओं में कैंसर है। कोशिकाओं में कैंसर है, कोशिकाओं में वायरस नहीं है।
कोशिकाओं में फंगस नहीं है, निमेटोड नहीं है। तो एक तो आज दिमाग में ये बात निकाल लो कि बीमारी नहीं है, आप बीमारी से नहीं लड़ रहे हो, आप केवल कैंसर से लड़ रहे हो। एक बात समझ में आ गई बात। अब ये बीमार, अब ये क्या है, अब इसको अपन समझ लेते हैं, आगे चलते हैं। एक चीज अपने को पकड़ में आ गई कि भाई अपन ये की बीमारी से नहीं लड़ रहे, अपन किससे लड़ रहे हैं? डिसऑर्डर से लड़ रहे हैं। डिसऑर्डर, एक तो ऑर्डर होता है, ऑर्डर में जैसे 26 जनवरी है तो उस दिन झंडा फहराएंगे, ठीक है। अब उसकी जगह कोई आदमी झंडा नहीं फहरावे, मैं तो नहीं फहराता साहब, बताओ स्कूल का, जैसे कोई स्कूल है या कोई कलेक्ट्री है, वो कहे हम तो झंडा नहीं फहराएंगे साहब, हम तो आज इसकी जगह कोई साड़ी पहनाएंगे हम, तो वो डिसऑर्डर हो गया। जैसे पुलिस वाले हैं, उनको कहे भाई आप वर्दी में रहोगे, कैप लगाओगे, बाकायदा यहाँ आपका जो राजस्थान पुलिस लिखा हुआ वो लिखा हुआ होगा, बेल्ट होगी, जूते पॉलिश होगी, बिल्कुल सूट बूट। और वो कहते नहीं साहब हम तो चड्डी पहन के आएंगे सब, या कहते हम तो बनियान पहनेंगे साहब सैंडो वाला, तो वो डिसऑर्डर हो गया। बस यही कैंसर है। मतलब आपके शरीर की कोशिकाओं का जो काम है, वो काम जब वो ठीक से करना बंद कर दे, काम कैसे? आपका जो शरीर है ना, थोड़ी जानकारी दे दूं मैं आपको, कोई 2 मिनट लगेंगे। आप अपने शरीर में 1 अरब के आसपास कोशिकाएं होती है, हर मनुष्य के शरीर में करीब 1 अरब के आसपास कोशिकाएं, और जो टाइप ऑफ सेल्स है प्रकार की, वो करीब करीब 57-58 प्रकार की कोशिकाएं अपने शरीर में है। हालांकि वैसे विज्ञान तो कहता कि ये 250 के आसपास है, परंतु मोटा मोटी जो अपन मोटे दिमाग से समझ पाए, आंख में कोशिकाएं है ना, क्या क्या काम करती? ये सुनने का काम करती है, रोटी पचाने का काम करती है, देखने का काम करती है। कान में कोशिकाएं है ना, ये सुनने का, ये क्या काम करती है? चलने का काम करती है, ये सुनने का काम करती है। आमाशय में कोशिकाएं है ना, ये क्या काम करती है? नाचने का काम करती नहीं, खाना पकाने का काम करती है, मतलब उसको लुगदी बनाने, उसका रस बनाने का काम करती है। जी, मुंह में कोशिकाएं है ना, ये क्या काम करती है? स्वाद का काम करती है। जीभ में कोशिकाएं है ना, क्या काम करती है? स्वाद का काम करती है, बोलने में मदद करती है। हड्डियों में कोशिकाएं होती है, क्या काम करती है? शरीर के ढांचे को बना के रखने का काम करती है। अब इसमें लफड़ा कौन डाल रहा है? कैंसर डाल रहा है। वो क्या कर रहा है? जैसे मुंह की कोशिकाएं, मुंह में छाला हो गया, थोड़ी सी चाय हल्की सी गर्म, अरे बाप रे, थोड़ी सी ठंडी आइसक्रीम, मतलब थोड़ी सी ठंडी आइसक्रीम, अरे बाप रे। आप पहले तो बिल्कुल बड़बड़ती पी जाते थे, और आइसक्रीम का बाप खा जाते थे, पहले बर्फ खा जाते थे, छोटे बचपन में होते थे। ये जो ओले गिरते, हमने खूब ओले खाए, बर्फ मिलती कहां थी गांव में, मतलब ओले गिरते थे तो बर्फ हो गई अपना। अब बर्फ, या वो कुल्फी बेचने वाला आता था, वो गोल वो बना के, तो वो जो लास्ट में उसका थोड़ा टुकड़ा बचता था, खा जाते थे, मुंह में फर्क ही नहीं पड़ता था। और देखे कैंसर वाला खा के बता दो मेरे को, ये डिसऑर्डर है। मतलब यानी कि आपके शरीर की कोशिकाओं का सही तरीके से उसको बताया हुआ काम करना बंद कर देना। जैसे आपने कोई मजदूर रखा, मुनीम जी रखे आपने, कि भाई मुनीम जी का काम क्या? हिसाब करना। वो कहे नहीं साहब मैं तो ट्रैक्टर चलाऊंगा, मैं ये हिसाब साहब मैं नहीं करता। वो मुनीम जी डिसऑर्डर हो गए। खेती का काम करने वाला, उसको खेत में जाके पानी लगाना, उसको वो कहे नहीं साहब मैं आज हिसाब लिखूंगा, वो डिसऑर्डर हो गया। अब ये डिसऑर्डर होता क्यों? अब इसको समझो। आज मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूं कैंसर पूरा। होता क्या है, अपने शरीर की सामान्य कोशिकाओं में 3 चीजों की आपूर्ति बराबर नियमित रूप से होनी चाहिए। पहली आपूर्ति होती है विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, फैट्स, ये जो आवश्यक पोषक तत्व हैं जिससे अपना शरीर जिंदा रहता है, जिसके खातिर अपन खाना खाते हैं। बहुत सारे कहते हैं अरे तू पालक की सब्जी खा यार, तेरे खून की कमी है। बहुत सारे कहेंगे तू गुड़हल का फूल का, बहुत सारे कहेंगे अरे यार तू पपीते के पत्ते का जूस बना के पिला यार, प्लेटलेट्स कम है। कोई कहेगा तेरी आरबीसी कम है, कोई कहेगा तेरे को मिनरल कम है, कोई कहेगा खनिज पदार्थ कम है शरीर में। तो अपन खाना खाते हैं ना, दूध भी पीते हैं, खाना भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, अनाज भी खाते हैं, सब चीजें खाते हैं। तो वो जो पहला काम किया कोशिका में, वो सही मात्रा में पहुंचता रहे। दूसरा काम है ऑक्सीजन का पहुंचना। ऑक्सीजन क्या करती है? ये जितनी चीजें मैंने बताई इन सबको पकाने का काम करती है, मतलब गैस है ये।
वैसे भी ऑक्सीजन गैस है। तो ऑक्सीजन ये जितना मैंने कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, फैट वगैरह ये जितनी चीजें हैं इन सबको पकाती। और अपने शरीर में रसोई कहाँ है? हर कोशिका के अंदर रसोई है। आमाशय में नहीं पकता। ये फालतू गलतफहमी मत रखना कि अपना जो आमाशय है उसमें खाना पकता है। खाना उसमें बिल्कुल नहीं पकता है, कोशिका में पकता है। उसमें तो केवल उसकी तो लुगदी बनती है, मतलब वो ढीला होता है। और उसमें जितना पका से आमाशय पित्ता से ये पूरा डिपार्टमेंट होता है, वो उसको लुगदी बना देता, मतलब यानी कि उसका लिक्विड बना देता। और वो किसके थ्रू जाता है? खून के थ्रू। कैसे जाता है? वो आपका, जैसे आपने कुछ खाया, अब इसको सरल तरीके से समझ लो। मैंने जो कुछ भी खाया, दूध पिया, छाछ पी, दही खाया, रोटी खाई, हरे पत्ते खाए, कहां गया? मुंह में। मुंह से कहां गया? आरनाल में। आरनाल से कहां गया? आमाशय में। आमाशय में पित्ता से, पका से, अग्ना से, ये तीनों ने मिलकर उसकी लुगदी बना दी। ऐसे समझो इसको, जैसे आपके पास वहां ये शक्कर पड़ी है, ये घी पड़ा है, ये आटा पड़ा और वो गैस है। अब आपको इसका हलवा बनाना है। आपने अलग अलग चीजें इस्तेमाल की, सब चीजें आपके आमाशय में गई, उसका रस बन गया। रस बनते ही वो रस 47 मिनट बाद, 47 मिनट में आपके शरीर, आपके आमाशय में जो भी रस है वो छोटी आंत में चला जाता है। इसीलिए ज्यादातर लोग हमारे को सवाल करते हैं, साहब भूखे पेट लेनी क्या दवाई? तो ये जो भूखा पेट है, आज से दिमाग में रख लो, कोई भी एक चीज खाने से दूसरे खाने के बीच में अगर 47 मिनट का अंतर हो गया कम से कम, और अधिक से अधिक 2 घंटे का अंतर हो गया, तो आपका पेट भूखा है। पेट किसको कहते हैं? पेट ही आमाशय को कहता है। हमारे आयुर्वेद में जो पेट जो शब्द है वो आमाशय के लिए भी काम आता है। जठर, जो आपका जठराग्नि जहां प्रदीप्त होती है, वो आपका पाचन संस्थान का मुख्य हिस्सा है। अब वो गया, अब उसके अंदर इतने करोड़ों सेंसर लगे हुए अपने शरीर में, करोड़ों, जो मिनरल को, कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन को, फैट को, ये जितनी भी जरूरी चीजें हैं, इन सब चीजों को खींच के ले जाके किसको सौंपते हैं? लीवर को। लीवर उसमें चेक करता है कि इसमें कोई जहर तो नहीं है, ये कोई एंटी केमिकल तो नहीं है जिससे ये मतलब मैं मर जाऊंगा। भाई शरीर मरेगा तो वो भी मरेगा, तो वो इसमें ज्यादा है तो उल्टी कर देगा, वो कहेगा उल्टी करो। और ज्यादा उसके बस का नहीं है तो वो उसको आदेश देगा, छोटी आंत को और बड़ी आंत को, अरे बोले नीचे वाला गेट खोल दे, फुर्ती कर, लूज मोशन कर, मतलब दस्ते कर दे इसको, पतली पतली दस्ते निकाल, शरीर से निकाल, फुर्ती कर। और दोनों ही नहीं है, मतलब जहर भी नहीं है, कोई घातक पदार्थ भी नहीं है, तो वो लीवर उसको कहेगा अब इसको खून में मिला दो भाई, ये चीजें काम की भाई, काम की है तो खून में मिल गया वो। अब खून में मिलके फिर भी एक लास्ट चेकिंग और है उसकी, किडनी के द्वारा। किडनी चेक करेगी इसमें सोडियम ज्यादा तो नहीं है, कैल्शियम ज्यादा तो नहीं है, फास्फोरस ज्यादा तो नहीं है, प्रोटीन ज्यादा तो नहीं है, वो उसको फिर छलनी करके पेशाब करके बाहर निकालेगी। कितना शानदार मैकेनिज्म है ये पूरा। इस पूरे मैकेनिज्म सिस्टम में जिस कोशिका ने अपना काम ठीक से करना बंद कर दिया, यानी कि उस भोजन को पचाना बंद कर दिया, उस भोजन को पकाना बंद कर दिया, इसका मतलब कैंसर। उस कोशिका को जो जिम्मेदारी सौंपी वो काम उसने करना बंद कर दिया, इसका मतलब कैंसर। अब वो कैसे, अरे ये क्यों बंद करती है? अब इसको समझ लो, किसी भी कोशिका के द्वारा, तो कोशिका अपना धर्म बदल लेती है। धर्म कैसे? वही जिसका काम सुनने का है बोले मैं तो नहीं सुनती, जिसका काम पचाने का है बोलो मैं तो नहीं पचाती, जिसका काम देखने का है बोलो मैं तो नहीं देखती, जिसका काम सोचने का बोले मैं तो नहीं सोचता। ब्रेन ट्यूमर हो गया साहब आपको, ब्रेस्ट कैंसर हो गया आपको, जिसका धर्म है कि बच्चों को दूध पिलाना है, अब दूध की जगह निप्पल में से खून आ रहा है, पानी आ रहा है, जो आपका ब्रेस्ट है वो इतना हार्ड हो गया, मतलब वो उसने अपना धर्म बदल लिया। अब ये क्यों बदलती है? जिसके 4 कारण अब तक विज्ञान 100% खोज चुका है। पहला कारण है ऑक्सीजन की कमी। ये 4 कारण समझ गए, पूरा कैंसर समझ गए आप। और मैं कहता हूं कम से कम आप लाखों लोगों को कैंसर होने से बचा लोगे। पहला है ऑक्सीजन की कमी। डॉक्टर वारबर्ग एक साइंटिस्ट हुए, बहुत बड़े डॉक्टर हुए हैं, 1931 में उनको नोबेल प्राइज मिला है। उनकी एक शिष्या थी वुडविग, उसने एक पूरी थ्योरी दी है और जिसको ओमेगा 3 थ्योरी बोलते हैं।
उन्होंने एक थ्योरी दी थी कि 33% ऑक्सीजन अगर आपको 48 घंटे तक कम कर दी जाए तो आपके शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो अब उसके अंदर जो स्टार्च पड़ा हुआ है वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से, मैंने आपको बता दिया ना, ऑक्सीजन जो खून के थ्रू जो विटामिन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट हर कोशिका तक जा रहा है और उसमें ऑक्सीजन जाती है, वो उसको पचाने का काम शुरू कर देती है। पकाने का काम कौन करती है? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन नहीं जा रही है, 33% कमी है। इसको बहुत सरल तरीके से समझ लो। अब शहर वाला दुखियारों को तो पता नहीं है, बाकी जिनके भट्टी में जो खाना बनता है या चूल्हे में खाना बनता है, चूल्हे में आप गीली लकड़ी दे दो या भट्टी है बड़ी सी, उसमें हवा नहीं जा रही, ऑक्सीजन नहीं जा रही पूरी, और आप उसमें लकड़ी डाले जा रहे हो तो वो अंदर से भर गई और भट्टी भर गई यार अंदर से, और वो फिर उसमें लपटे नहीं चलती आराम से। सेम वही चीज आपके शरीर में है। ऑक्सीजन पूरा मिल रहा है, सब चीजें अच्छी पच रही है। ऑक्सीजन जो मिलनी कम हुई और वो जिंदा रहने के लिए तड़फेगी सेल्स, और तड़फेगी उस समय वो क्या करेगी? अपना डीएनए चेंज कर लेगी, अपना धर्म चेंज कर लेगी, और वो कहेगी मैंने तो बगावत कर दी, मैं अब समय पे नहीं मरूंगी। क्यों नहीं मरोगी? क्योंकि मैं तो कैंसर सेल हूं। वो क्या तरीका करेगी? ये इस चार्ट को पढ़ के समझ लो। पहला कारण, सामान्य जो कोशिका है वो 1 से 2 बनती है, 1 से 2 बनती है, 1 से 2 बनती है, और जो पुरानी होती जाती है वो मरती जाती है। पुरानी से मतलब आप ये समझ ले, मैं एक सिद्धांत बता देता हूं कोशिका का। आपके शरीर में सबसे कम जीने वाली जो कोशिका है वो है WBC, वो 4 दिन जीती है। फिर 18 दिन जीने वाली है प्लेटलेट्स, 120 दिन आपके RBC जीती है। तो आपके खून में भी अगर कैंसर हो गया और अगर आपने नई कोशिकाएं अच्छी बनानी शुरू कर दी, नई कोशिकाएं आपने अच्छी बनानी शुरू कर दी, फुल ऑक्सीजन दे दिया, फुल सिस्टम अच्छा कर दिया आपने, तो वो 120 दिन में आपका ब्लड कैंसर ठीक हो गया। अब ये पूरे शरीर का एक सिद्धांत है, इस सिद्धांत को समझ लो आप। आपके शरीर का सबसे पहली जो धातु है वो है रस, दूसरी जो धातु है वो है रक्त। रस जो होता है, जो रस मैंने बताया ना आपको, जो आपने कुछ भी खाया उसका रस बना आपके आमाशय में, उस रस से बनेगा रक्त। रक्त कैसे बनता मैंने आपको समझा ही दिया। वो आपके वो रस गया उसमें और उसमें मिल गया, और आपका जो बोन मेरो जो है, उस बोन मेरो के अंदर रस, वो जो खून बनाने की फैक्ट्री है, WBC बना रही है, प्लेटलेट्स बना रही है, और आपकी RBC बना रही है, आपका प्लाज्मा बना रही है। मतलब ये सब काम वो कर रही है। प्लाज्मा 100 दिन में खत्म हो जाता है, आपकी प्लेटलेट 18 दिन में खत्म हो जाती है। तो कोशिका की उम्र हुई ना। अब ये कोशिका क्या करती? ये 18 दिन मर गए, नहीं अपन को नहीं मरने का रे, अपन इसको मार के मरेंगे साले। अपना धर्म तो बदल ही गया, अपन ने अपना सिद्धांत चेंज कर दिया, ऑर्डर डिसऑर्डर हो गया, अब क्या मरना, अब तो मार के मरेंगे। परंतु एक काम और करेंगे, हम 1 से 3 होंगे, 3 से 9 होंगे, 9 से 81 होंगे, और 81 से 6561 होंगे। हम तो ऐसे बढ़ेंगे, मतलब हम तो ऐसे बढ़ेंगे, मच्छर बढ़ते हैं वैसे। तो एक सामान्य कोशिका वैसे नहीं बढ़ रही थी और असामान्य कोशिका ऐसे बढ़ने लग गई। तो पहला सिद्धांत क्या हो गया आपका? सबसे पहले रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से चर्बी, चर्बी से हड्डी, हड्डी से बोन मेरो, बोन मेरो से महिलाओं में रज, पुरुषों में शुक्र, शुक्र से ओज, रज से ओज, ओज से मन। ये ऐसे बनता है। वापस गुणा रहा हूं एक बार, समझने में आगे आसानी रहेगी, ये आगे चलेगा चैप्टर। सबसे पहले आपके शरीर में बनता रस, रस से बनता रक्त, खून, खून से बनता मांस। मांस क्या क्या आपके शरीर में कोई बताएगा? किडनी मांस है, लीवर मांस है, ब्रेन मांस है, ब्रेस्ट मांस है, चमड़ी मांस है। फिर मांस से बनती चर्बी, चर्बी में कभी कैंसर नहीं होता, इसलिए उसके लिए कोई टेंशन लेना ही नहीं। चर्बी से बनती हड्डी, हड्डी आप सब, हड्डी से बनता बोन मेरो। जितनी बड़ी हड्डियां हैं, मोटी लंबी चौड़ी, जो लंबी हड्डियां हैं और जो खोखली हड्डियां, उनके अंदर फैक्ट्री है खून बनाने की, बोन मेरो, उससे बनता बोन मेरो। अस्थि मज्जा बोलते हैं जिसको। अस्थि मज्जा में महिलाओं में बनता है रज, पुरुषों में बनता शुक्र, शुक्र से बनता ओज। अब ओज को, ओज का, और रज से भी बनता ओज, ओज का मतलब ग्लो, आभा। वो चारों ओजस्वी है, बस इससे समझ जाना कि वो चारों ओजस्वी है। उनके चेहरे पे 12:15 बज रही है और अपने 11:45 बज रही है।
तो अब उनमें और अपने में ये अंतर, वो ओजस्वी है और अपने ओजस्वी नहीं है। तो पहली पहचान क्या हुई कैंसर रोगी की? कैंसर रोगी की पहली पहचान ये होगी कि उसके ओज में कमी आ जाएगी और उसके चेहरे का जो लालिमा है, जो उसका ग्लो है, वो खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया? पहली जांच करना सीख गए आप कैंसर की। अब आपके कैंसर में दवाई ले रहे हो, फायदा हो रहा है, तो उसका ग्लो बढ़ने लग जाएगा। बहुत सिंपल ट्रिक है। मतलब कैंसर सबसे सरल समझने वाली चीज है, सबसे सरल डिसऑर्डर है, क्योंकि बीमारी तो ही नहीं है, अपने साबित कर चुके हैं। ओके, अब आपने क्या किया? सबसे पहला काम क्या किया? आपने सोचा यार ये ओज जो है ना, हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा हुआ है, हमारे जो महर्षि चरक है, मैंने इस किताब में भी मेंशन किया है, महर्षि चरक ये कहता है कि इस दुनिया की सबसे श्रेष्ठ अगर कोई औषधि है तो वो ओज है। 500 रुपए दे यार अंकल जी, मेरे अगली बार 50 ग्राम ओज लेना, तो आप कहेंगे ये भैया मैं तो 10 जगह मैंने पता किया, ओज तो कहीं मिला नहीं। और अगर कोई अच्छे वैद्य के हिस्से में चले गए तो आपने कहा ओज चाहिए, वो कहेगा शहद लेके जाओ ओज बढ़ जाएगा, देसी घी लेके जाओ ओज बढ़ जाएगा, हरी सब्जियां लेके जाओ ओज बढ़ जाएगा, बकरी का दूध लेके जाओ ओज बढ़ जाएगा, गन्ने का रस लेके जाओ ओज बढ़ जाएगा। ये बढ़ रहा है ना ओज आपका, क्योंकि रस बना रहे हो आप, और रस से ओज बन रहा है। अच्छा, ओज से बनता मन, और मन जिसका मजबूत है वो दुनिया का सबसे मजबूत आदमी। सिकंदर की हाइट भी 5 फीट 4 इंची थी। अपने जो गोरखा के जो जवान है उनकी हाइट भी 5 फीट ही है, परंतु उनके हाथ में जब मशीन गन होती है तो चाइना और पाकिस्तान टट्टी कर देते हैं दोनों खड़े खड़े। क्या? उनका मन मजबूत है। जिसका मन मजबूत है, फिर उसका आत्मा और मन का दोनों का एक सामंजस्य है। तो आत्मा पे अपन आज बात नहीं कर रहे, अपन तो मन के आरे आर मन के जीते जीत। मन किसका मजबूत होगा? जिसका ओज मजबूत होगा। ओज किसका मजबूत होगा? जिसका शुक्र मजबूत होगा, जिसका रज मजबूत होगा। शुक्र किसका मजबूत होगा? जिसका बोन मेरो मजबूत होगा। बोन मेरो किसका मजबूत होगा? जिसकी हड्डी मजबूत होगी। हड्डी किसकी मजबूत होगी? जिसकी चर्बी मजबूत होगी। चर्बी किसकी मजबूत होगी? जिसका मांस मजबूत होगा। मांस किसका मजबूत होगा? जिसका रक्त मजबूत होगा, यानी कि ब्लड। ब्लड किसका मजबूत होगा? जिसका रस मजबूत होगा। और रस किसका मजबूत होगा? जिसका खाना मजबूत होगा। आगे कैंसर समझ में? बस ये इतना खेल, खाना अच्छा शुरू कर दो, रस अच्छा बनाना शुरू कर दो, ओज अच्छा हो गया। और ओज दुनिया की सब बीमारियों की एक ही औषधि है, ओज। तो अब कैंसर को मारने का पहला सूत्र क्या हुआ? ओज। और पहला कारण क्या हुआ? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? प्राणवायु। प्राणवायु ओज में आवश्यक है कि नहीं है? है, बिल्कुल। आपके ऑक्सीजन माइनस करते हैं तो यार भाई साहब ऑक्सीजन आप मत ग्रहण करो यार, तो आप कहेंगे साहब आप कोई दूसरी सजा देनी हो तो दे दो, ऑक्सीजन तो लूंगा, क्योंकि इसके बगैर तो मैं नहीं रह सकता। तो डॉक्टर वारबर्ग को 1931 में जो नोबेल प्राइज मिला, वो इस बात पर मिला कि उन्होंने एक लॉजिक दिया था। ये लॉजिक अंग्रेजी में कोई बहुत मुश्किल नहीं है, इसको हिंदी में समझा दूंगा मैं, अंग्रेजी में पहले समझ लो। डेफिशिएंसी, एक शब्द है डेफिशिएंसी, कमी को पूरा करने के लिए एफिशिएंसी लॉजिक लागू कर दिया जाता है। आपके शरीर में हीमोग्लोबिन कम है, मान लो नहीं है, मैं आपको 4 बोतल खून चढ़वा दूं, आपकी डेफिशिएंसी थी खून की, एफिशिएंसी होगी। तो उन्होंने ऑक्सीजन की जो डेफिशिएंसी थी उसको पूरा करने के लिए सिद्धांत दिया ओमेगा 3। तो पहली दवाई बता रहा हूं कैंसर की, ओमेगा 3, यानी कि अलसी में ओमेगा 3 होता है। देसी गाय के दूध का जो पनीर बनता है उसमें ओमेगा 3 होता है। जो मछली होती है जिसको स्टीम से, भाप से पका के जो खाया जाता है, उसके अंदर ओमेगा 3 होता है। तो आप आज से क्या करोगे? कैंसर पेशेंट को 10 ml अलसी का तेल सुबह और 10 ml अलसी का तेल शाम को, या अगर अलसी खा सकते हैं आप तो बाजार में जो अलसी लाके उसको तो हल्का सा भून लें, और 50 दिन भर की 50 ग्राम, ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक, बाकी कम से कम मान लो 20-25 ग्राम, तो कम से कम 10-15 ग्राम सुबह, 10-15 ग्राम शाम को अलसी खाना शुरू कर दोगे, और मैं आपकी बॉडी में एकदम ऑक्सीजन का जनरेशन होगा। किसका होगा? ओमेगा 3 का जनरेशन होगा। वो जनरेट करेगा, वो सब कोशिकाओं को वापस रीजनरेट करेगा, और जो धर्म भूल गई उनको वापस धर्म पे ले आएगा। ऑक्सीजन प्राणवायु है। पहला सिद्धांत हो गया ना। मेरा धर्म बनता है कि मेरा जो रोगी है मेरे पे जो विश्वास करके आया, मैं उसकी मरते दम तक मदद करूं।
उसका मैं आपको और क्लियर कर रहा हूं, आपका ठीक होना और नहीं होना मेरे पास 1% है केवल, बाकी 33% तो आप औषधि की वजह से ठीक होता है, 33% आप परहेज की वजह से ठीक होता है, और 33% आप आस्था की वजह से ठीक होता है। औषधि 33% रोल करती है अपना, उससे ज्यादा रोल नहीं करेगी। आस्था अरे ये औषधि मेरे लिए, अरे यार ये ओह ये भगवान, ये मेरे लिए भगवान है बस, तो आप ठीक हो जाओगे। और ये क्या है, अरे ये तो यार क्या है, अश्वगंधा है, दूर रहता है अपने यहाँ जंगल में, वाह हो जा तू जा जंगल में, ये औषधि है, ये दर्द की औषधि, और यार मुझे फायदा करेगी भी, मैं इसको 6 चम्मच का शाम को काढ़ा बना के लूंगा, और जब लूंगा तो मैं कहूंगा एक औषधि जड़ी बूटी है, मुझे आस्था करेगी। अरे ला यार ला, हो गए ठीक है। आपको ब्रह्मा जी ठीक नहीं कर सकते, ब्रह्मा जी ठीक नहीं कर सकते आप। आस्था 33%, औषधि 30, परहेज का बहुत जबरदस्त मामला। परहेज का इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता कि आपकी एक दुकान है जिसमें आप 110 रुपए का रोजाना गल्ला होता हो और 1 रुपया ही मुनाफे का बचता हो, आपकी दुकान कभी बंद नहीं हो सकती। और आपकी दुकान पे 110 रुपए का गल्ला होता है और आपकी दुकान पे 150 रुपए का रोजाना खर्चा होता है, आपको दुकान इस महीने नहीं तो अगले महीने बंद करनी। ये परहेज का मामला है। आप जितना जहर आपको शरीर से बाहर निकालना है, आप उतना जहर बाहर नहीं निकाल कर उससे दुगना जहर आप और इकट्ठा कर रहे हैं अंदर। कैंसर का इलाज भी कर रहे हैं, तंबाकू भी खा रहे हैं, कैंसर का इलाज भी कर रहे हैं, शाम को चीयर्स भी कर रहे हैं, कैंसर का इलाज भी कर रहे हैं, सुपारी रजनीगंधा 00। और अपन तो बहुत दिमाग वाले लोग हैं, दाने दाने में कैसर खाते हैं अपन, और 1 रुपए में जुबा केसरी कर लेते हैं। वो 3 भिखारी कर रहे हैं वैसे, वो 3 भिखारी है बेचारे, एक भिखारी ने और शामिल हो गई आजकल उनमें, जुबा केसरी। आप सीधा स्वर्ग जाने की तैयारी करते हैं। अच्छा आप में से स्वर्ग कौन नहीं जाना चाहता? जो मुस्लिम भाई है वो उनके लिए जन्नत है, जन्नत कौन नहीं जाना चाहता आप में से? जन्नत जाने के लिए और स्वर्ग जाने के लिए एक शर्त है कि मरते वक्त अंतिम समय में आपके मुंह में तुलसी का पत्ता होना चाहिए। आप चाहे कितनी गायें काट लिया आपने, कितना ही पाप कर लिया, तो रजनीगंधा 00 पर बिल्कुल तुलसी है। मतलब काम तो अच्छे कर रहे हैं आप भाई, आपके मुकाबले और किसका दिमाग हो सकता है? मतलब इतने ब्रिलियंट लोग हैं आप, काम तो अच्छा ही कर रहे हैं। अब इसके बाद में भी, इतना कहने के बाद में भी, आज के बाद में समुद्र का नमक, तंबाकू, शराब और मांस 4 चोर हैं। इन 4 चोरों से मुक्ति पालो, इस दुनिया का 50% कैंसर अपने आप खत्म हो जाएगा। इतने लोग सामने बैठे हो ना, मेरा मन खुश नहीं है। मेरा मन उस दिन खुश होगा जिस दिन केवल 5-6 लोग होंगे, और उन 10 लोग होंगे, 10 लोगों में से 9 लोगों का कैंसर ठीक हो जाएगा। अभी मेरे पास महीने के 6000 लोग आ रहे हैं, और 6000 लोगों में से मान लो 2000 लोग ही ठीक हो रहे हैं या 3000 ही ठीक हो रहे हैं, तो 50% ही ठीक हो रहे हैं मेरे भगवान। और उसमें भी सबसे ज्यादा ब्लड कैंसर वाले ठीक हो रहे हैं 98%, फेफड़े के कैंसर वाले 73% ठीक हो रहे हैं, या लीवर का कैंसर वाले मान लो 68% ठीक हो रहे हैं, ब्रेन ट्यूमर वाले मान लो 50% ठीक हो रहे हैं। परंतु माउथ कैंसर और रेक्टम कैंसर वाले तो अभी भी 30% पे अटके हुए हैं ना। तो दिल कैसे खुश हो जाएगा आपका? तो दिल किस दिन खुश होगा? जिस दिन कैंसर कम हो जाएगा। कैंसर को कम करना है, सबसे मेजर बात है कि अपने को लड़ाई कैंसर से लड़नी है। और बल्कि एक निवेदन मेरा और है कि वहां से लगा के, 1 नंबर से लगा के ठेठ वहां तक, ये जितने फ्लैक्स हैं, कसम दिला रहा हूं आप लोगों को, ये फोटो आपका पेशेंट जब तक ठीक नहीं हो जाए, बल्कि ठीक होने के 6 महीने बाद तक भी ये सब फोटो आपके मोबाइल में रहना चाहिए। और आपका फर्ज बनना चाहिए एक दिन में कम से कम 5 लोगों को ये चीज आप भेजो। वो शब्द है एंटीऑक्सीडेंट। ये फ्लैक्स है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या? वही ऑक्सीजन वाला सिद्धांत है, यानी कि आपके शरीर में जो ऑक्सीजन पहुंच रहा है वो अगर प्रदूषित है, पोल्यूटेड है, उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो ऑक्सीजन वो काम नहीं करेगा जो काम उसको करना है। अब उसका वो 1 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए वैज्ञानिकों ने 1924 में खोज की थी। 4 साइंटिस्ट थे, इंग्लैंड के और अमेरिका के 4 साइंटिस्ट थे। कब थे? 1924 में। उन्होंने कुछ ऐसी चीजों का पता लगाया जैसे ग्रीन टी है, हल्दी है, लहसुन है, गन्ने का रस है, गाजर है, टमाटर है, मुनक्का दाग जिसमें दाने वाला जो होता है दाग, हाँ बीज वाला, और जैसे संतरा है, सीताफल है, शहद है। इन्होंने उस समय ऐसे 111 प्रकार के खाद्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ
जिसमें बकरी का दूध है, देसी गाय का दूध है, शहद है, देसी गाय का घी है, छाछ है, ऐसे 111 खाद्य पदार्थों का इन्होंने पता लगाया कि जिनमें सामान्यतया जो अपन दूसरी चीजें खाते हैं उसकी तुलना में 1.5 गुना ऑक्सीजन अधिक होता है। एंटीऑक्सीडेंट यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन जो कम है, उस एक इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए इन चीजों का सेवन करोगे, कैंसर कहेगा भैया अब अपन मरेंगे बस। उस समय फिर कैंसर मरेगा, फिर पेशेंट नहीं मरेगा। एंटीऑक्सीडेंट। तो इलाज नंबर 2, ये 3 साइंटिस्ट हुए हैं, सेमेंजा, कैलिन जूनियर और जे रेडक्लिफ। तो इन तीनों साइंटिस्टों को नोबेल प्राइज मिला 2019 में, और इस बात पर मिला कि इन्होंने कहा साहब ऑक्सीजन एक इतनी ताकतवर चीज है कि अगर वो ऑक्सीजन सही तरीके से अगर व्यक्ति को दी जाए और खास तौर से एंटीऑक्सीडेंट लॉजिक पे कर दी जाए तो उसका जो कैंसर है वो 9 महीने की बजाय 6 महीने में ठीक किया जा सकता है। 3 महीने कम हो गए, 90 दिन पहले आपको अगर ये प्रमाण पत्र मिल जाए कि साहब आप कैंसर फ्री है, तो इससे बड़ी क्या खुशी की बात हो सकती है। तो अभी इन चीजों की कोई मात्रा तय नहीं है, ये मैं आपको और बता दूं। एंटीऑक्सीडेंट जितना आपका शरीर पचा ले, यानी कि शहद के मामले में बात कर रहा हूं, जैसे आप 10 ml शहद से शुरू करें, फिर 5 ml बढ़ाया 15, 5 ml बढ़ाया 20, 5 ml बढ़ाया 25, 5 ml बढ़ाया 30, आप 50 ml रोजाना अगर पचा लेते हैं, मैं कहा मजा आ गया ना, आपने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर दवाई पकड़ ली। ऐसे ही घी के मामले में, देसी गाय का घी आज आपने 5 ग्राम खाया, कल 10 ग्राम खाया, फिर 15 ग्राम, 20 ग्राम, आप 100 ग्राम भी अगर डेली पचा लेते हैं तो आपका कैंसर को तो 2 रेपट डेली लग रही है, क्या होता आपका शरीर छोड़ रहा है, क्योंकि आपने सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट लेना शुरू कर दिया, सबसे बड़ी औषधि। इससे क्या बनता, ओज बनता। वही वो सिद्धांत को मतलब लॉजिकली याद रखते जाना, आप अपना ओज बढ़ा रहे हो। ये इसीलिए तो आज नवग्रह आश्रम का सबसे एक दूसरा कारण और है सरलीकरण का। ये सरलीकरण है, ये कॉम्प्लिकेशन ही है। अगर इनके नाम में अजीब तरीके का रखता है इस दवाई का, जैसे उदाहरण के लिए ये कैंसर किट है, तो इसका मैं रखता अर्बुद करकरा विनाशिनी, तो ना तो आपको नाम याद होता है इसका और ना मेरे को बोलने में आसानी होती। कैंसर किट है यार, बीमारी खत्म है यार। क्या भाई इसके अंदर गिलोय है, क्या भाई इसके अंदर दाल चिकना है, क्या भाई इसके अंदर शीशम है, क्या इसके अंदर तुलसी है, बताओ ना यार खुला में। भाई आप खुली बात करो ना लोगों से। कैंसर को हराने के लिए इन्होंने 5 सूत्र दिए। पहला सूत्र, अगर दूध की भी बात कर रहे हैं तो दूध अगर आपको बकरी का दूध मिल जाता तो उसमें 80% ऑक्सीजन। बकरी क्या खाती है, नीम खाती है, धतूरा खाती है, आख खाती है और जहरीले पौधे खाती है। देखा आप खा लो तो वो उसके तो मेंगनी भी निकलेगी, अपने तो मेंगनी भी नहीं निकलेगी। क्यों, वो जहरीली चीजें खाती है तो जहरीली चीजों को अमृत के रूप में अपने को दूध बना के देती है। तो बकरी का दूध आप जितना पी सकते हैं, ये कैंसर का इलाज है। नंबर 2 फॉर्मूला इन्होंने दिया कि फिर बकरी का नहीं तो गाय का दूध पीजिए। नंबर 3 इन्होंने ये जो पत्तियां जो है ये बहुत कमाल की होती है, पत्तेदार सब्जियां। ब्रोकली नंबर 1, इनका सूप बना के पीना है। सूप, सब्जी की बात नहीं कर रहा हूं, सूप बनाना। यानी सूप जितना बोलने में मुश्किल है उतना बनाने में सरल है। इन सब्जियों को उबाल लो, बस बात खत्म हो गई। ये सूप है, सब्जियां उबालना ही सूप है। क्या सबसे पहला सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट कौन सी है, ब्रोकली। नंबर 2 पे पत्ता गोभी, नंबर 3 मेथी के पत्ते, नंबर 4 पालक के पत्ते, नंबर 5 टमाटर, नंबर 6 गाजर, नंबर 7 अदरक, नंबर 8 आपका ये क्या बोलते हैं इसको, लहसुन, नंबर 9 फिर आप ये ले लो थोड़ी, उसके साथ में ये सौंठ ले लो, अगर अदरक नहीं मिलती है तो शानदार थोड़ी काली मिर्च डाल दो 2-4, एक लौंग को डाल दो, 2-3 इलायची को क्रश करके डाल दो। अच्छा शानदार बनाओ ना, ये हो गया। फिर जूस है, फलों का जूस बना के पियो आप। जैसे आपको ये जितने, और खास तौर से सबसे अच्छा जो फल है वो सीताफल है। सीताफल शरीफा जिसको बोलते हैं, हाँ सीताफल कैंसर की सबसे शानदार दवाई है। आप 3 महीने पहले अपना कैंसर ठीक कर सकते हैं अगर आपको रोजाना आधा किलो 1.25 किलो सीताफल खाने को मिल जाए तो ये चीजें है ना, जूस बना के पी लिया आपने। अब इसका समय नोट करना, दोपहर 2 बजे से लगा के शाम को 6 बजे तक तो पीना है सूप।
और सुबह 5 बजे से लगा के दोपहर को 2 बजे तक पीना है जूस। जैसे आयुर्वेद का एक नियम है, सुबह पीनी छाछ, दोपहर को खाना दही और रात को पीना दूध। अब अपन नकली अंग्रेज बन गए, सुबह पहले उठते ही तो दूध पी रहे हैं, रात को सोते टाइम मेरे छाछ से ठीक रहता। ठीक क्या रहता? अब 10-15 दिन ठीक रहेगा, फिर ठीक ही रहेगा। भला आप उस नियम का पालन कीजिए, वो जो रूल्स जो है उस रूल्स को फॉलो कीजिए आप। नवग्रह आश्रम से कैंसर का इलाज करवाने का सबसे बड़ा फायदा ये, इससे आपका परिवार भी बचता है, आपका पैसा भी बचता है और आपका रोगी भी बचता है। आप 40-50 लाख रुपए कहीं खर्च करके आगे, क्या बचेगा आपके परिवार में? अपन सब सामान्य परिवारों के लोग, आज 50 लाख रुपए 60 लाख रुपए अगर आपका खर्च हो गया तो आप ब्याज क्या उतारो, मोड़ नहीं उतरा आपसे। अगर फ्री में भी दे देवे कोई तो 60 लाख रुपया उतारे कहां से? तो उससे फिर परिवार भी मर जाएगा और फिर रोगी को तो मरना ही है। आज मैं तो सब लोगों को ये कहता हूं कि तुम लोग एक बार कम से कम सरल हो जाओ, बस कैंसर तो गया काम से। मैं आपको सच्ची कह रहा हूं, कैंसर की कोई स्टेज पे चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहली स्टेज का मतलब क्या होता है? कैंसर लोकल बॉडी हो, मतलब जिस अंग में हुआ उसी अंग में हो, ये पहली स्टेज हो गई। सेकंड स्टेज का मतलब उस अंग से दूसरे अंग में चला गया हो। थर्ड स्टेज का मतलब 5-6 अंगों में चला गया हो। और फोर्थ स्टेज का मतलब होता है कि वो 5-6 अंगों में भी चला गया हो और वो आपके सब कुछ प्रयास करने के बाद में भी ठीक नहीं हो रहा हो और आदमी के बचने में 5-10 दिन बचे हो, मतलब मरने में। तो ये सब पैसा कमाने के धंधे हैं, ये सब मजीरे हैं जो बजाते हैं। उन मजीरों के चक्कर में अपन कहता है और साहब क्या मजीरे बजाए साहब, वो मजीरे नहीं, वो लूटने के धंधे। ये आदमी को डराने का सिस्टम, नहीं डरना। ओके, दैट्स ऑल। फिर इन्होंने एक नया तरीका बताया कि गन्ने का रस जितनी अधिक मात्रा में कैंसर पेशेंट पिएगा उतना जल्दी उसका कैंसर ठीक होगा, क्योंकि गन्ना अपने आप में बहुत बड़ा एंटी ऑक्सीडेंट मतलब कंटेंट्स है। गन्ना चूसे तो भी अच्छी बात है और बहुत कैंसर वालों को तो, और यह गन्ने का रस भी पी सकते हैं, मतलब वो। और बल्कि आपका ये जो सुबह पहले जो फलों का जो ये जो हरे पत्तों का जो जूस जो बना रहे हैं, जो ऑलरेडी पुराने पेशेंट है, वो तो किसी भी फल के जूस में और मिला लो नहीं है, किसी भी गन्ने के रस में मिला लो। ये आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वास लेने का जो सिस्टम है, उसको 6 मिनट पे लिया हो, करीब करीब 1 मिनट में केवल 6 बार श्वास लेनी है, यानी कि गहरी श्वास लेनी। सीधा सीधा फॉर्मूला ये, गहरी श्वास लेनी है, अंदर श्वास को रोकनी है, बाहर निकालिए 3 सेकंड तक लेनी है, 3 सेकंड तक रोकनी है, 3 सेकंड तक निकालनी है और 3 सेकंड तक बाहर रोकनी है। ये मतलब बहुत फ्लैट सिस्टम है। या फिर अनुलोम विलोम कीजिए, भस्त्रिका कीजिए। मैं सही कह रहा हूं, इस दुनिया में जितना सरल आदमी है ना, ग्लूटेन का नाम सुना होगा आपने। ग्लूटेन होता है केमिकल, गेहूं है, जौ है, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, उड़द, सोयाबीन, चौला, चावल, अरहर, तुअर और राजमा, ये जो अनाज और दालें हैं, इनके अंदर ये ग्लूटेन भी पाया जाता है। इसके अलावा ये PD1 यानी कि प्रोग्राम्ड डेथ प्रोटीन, प्रोग्राम्ड डेथ प्रोटीन होता है आपकी बॉडी के अंदर, और वो 288 प्रकार के प्रोटीन में पाया जाता है। और 167 प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं उनमें ये आपका जो साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट्स एंटीजन पाया जाता है, जिसको 4T भी बोलते हैं। टी सेल्स का नाम सुना होगा आपने। अरे ये बहुत हायर लेवल पर रिसर्च है हम लोगों की, मतलब आप तो काम करो, बस आपका कैंसर गया। मतलब जानकारियों में कोई कमी नहीं रख रखी हमने। तो ये क्या करना आपको कि गेहूं, ये चीजें नहीं खानी। सबसे पहले वापस अब शुरू से दोहरा रहा हूं, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, उड़द, सोयाबीन, चौला, चावल, अरहर और राजमा, और समुद्र का नमक, तंबाकू, शराब, मांस, और एक। अब आप कहोगे फिर क्या खा सकते हैं, तो अब तो समझ में आ गया, फिर भी मैं सरल तरीके से समझा देता हूं। इस धरती पे पैदा होने वाली जितने प्रकार की हरी सब्जियां आप सब खा सकते हैं। अब कोई ये मत कहना कि साहब मैं गाजर खा सकता हूं क्या। इस धरती पे पैदा होने वाले जितने कंद हैं, यानी कि जमीन में बैठने वाला लहसुन है, गराड़ू है, रताड़ू है, ये जितने, ये मूली है, गाजर, सब खा सकते हैं। नंबर 3 तो मूंगफली है,
खा सकते हैं। काजू है, दाख है, बादाम है, छुआरे हैं, अखरोट है, ये सब खा सकते हैं। मूल बात ये है कि आप जितने कंदमूल फल हैं, अब आप कहोगे हम तो रोटी खाने की नेचर के लोग, बात भी सही है, क्योंकि जब तक अपन रोटी नहीं खाएंगे अपने को तसल्ली नहीं पड़ेगी। तो रोटी खाइए ना, बाहर पौतान का वो आटा मिल रहा है, 5 किलो का पाउच है, 1 महीने आराम से चल जाता है। 1 महीना अगर आप खा लो तो भी आप अपना कैंसर को रिकॉर्ड टाइम में ठीक करते हैं। उसमें कुट्टू है, रागी है, सामा है, बगर है, ये जो मतलब एंटीऑक्सीडेंट के जितने भी, और जिनके अंदर PD1 CTLA-4 है वो है, बस आराम से खाइए, उसकी रोटी बना लीजिए। अच्छा, मूंग आप जितनी अधिक मात्रा में खाओगे उतना जल्दी आपका कैंसर ठीक होगा, क्योंकि मूंग का जो छिलका है उस छिलके में बहुत ज्यादा मात्रा में एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है। पर कहीं गलती ये मत करना कि छिलका छिलका खा जाओ, दाल कोई और खा जाओ। मतलब छिलके वाली मूंग की दाल, छिलके वाली मूंग की दाल और छिलके वाला साबुत मूंग लिया, पहले सिंपल सा उसको धो लिया, मिट्टी के बर्तन में मूंग अच्छा शानदार उबाल लिया। जब वो ऐसा मसकने लग जाए, फिर उसमें जितनी मूंग, जैसे मान लो आपने आधा किलो मूंग लिया, आधा किलो मूंग में आराम से 100 ग्राम घी डालो, फिर थोड़ा गुड़ डाल लो या धागे वाली, क्योंकि आपको ये शक्कर नहीं खानी बाजार वाली सफेद शक्कर, उसमें या तो गुड़ डाल लो या पूरा शक्कर डाल लो, या जो धागे वाली मिश्री होती है उसको कूट पीट के डाल लो, और फिर लगाओ सूती, खाते खाते पसीना हो जाएगा जरा। अब आते हैं अपने एक मुद्दे की बात पर। जिन लोगों को, या अच्छा, अब जो मैं बातें कर रहा हूं वो बिल्कुल मजाक में नहीं है, बहुत सीरियसली बात करने वाला हूं। आप में से जिन लोगों को कैंसर है, जिन लोगों को कैंसर, मतलब जिनके परिवार में नहीं, जिनको खुद को है, वो एक बार हाथ खड़ा करेंगे क्या? ठीक है, ओके, दैट्स ऑल। आप सब लोगों को अपनी मौत की तारीख मालूम है? तो फिर फट क्यों रही है आपकी? हाँ, फिर चेहरे पे हवाइयां क्यों उड़ी हुई? जब जिसका आपको, मुझे भी मेरी मौत की तारीख मालूम नहीं है और मुझे कैंसर नहीं है, आपको भी अपनी मौत की तारीख मालूम नहीं है, आपको कैंसर नहीं है, और आपको कैंसर है, आपको भी अपनी मौत की तारीख मालूम नहीं, फिर ये नीचे पेंट पीली क्यों कर रखी है आप? मैं आपको बहुत गंभीरता की बात कर रहा हूं, जिस तारीख की कोई घोषणा नहीं। मैं आपको कह रहा हूं, कितने भी असंख्य रोग हो, चाहे कुछ भी हो, ना तो दुर्घटना का किसी को पता है, ना मौत की तारीख का किसको पता है। फालतू इस डर में अगर आप घबराते रहे तो आप कैंसर से तो नहीं मरोगे, उसके टेंशन से मर जाओगे। मन के हार है, मन के जीते जीत। और विश्वास अगर आपको है दुनिया में, विश्वास का सबसे बड़ा उदाहरण बताता हूं मीराबाई का। मीराबाई को चेयर का प्याला दिया गया, उसने कहा कि ये भगवान सांवरे का प्रसाद है, ये कृष्ण का प्रसाद है, पी गई, अमृत हो गया, मरी क्या वो, और आपको पिला देते तो, क्योंकि विश्वास। तो ये विश्वास बहुत बड़ी चीज है, विश्वास रखिए अपने मन में कि कैंसर। अच्छा, दूसरा एक सब्जेक्ट और है जो बहुत महत्वपूर्ण है, कैंसर ट्रीटमेंट का सब्जेक्ट नहीं है, कैंसर मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है। कैंसर को तो केवल मैनेज कीजिए, क्योंकि बीमारी होती है तो इलाज करते। एक सबसे बड़ा बात, पूरे घर में दिन भर हमारे लाला को कैंसर हो गया, कोई पूछ नहीं रहा, उसको कह रहा है आपको पता भाई साहब मेरे बच्चे को कैंसर है। दिन भर उस बच्चे के सामने कैंसर 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 की रट लगा रखी, आपने मंत्र बता रखा, मंत्र बना रखा। नहीं, ये मंत्र जपने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है दिन भर कैंसर पर चर्चा करने की। केवल अपने इलाज पे ध्यान दीजिए, परहेज पे ध्यान दीजिए, कॉन्फिडेंस पे ध्यान दीजिए। और एक सबसे बड़ी बात, कैंसर छूत की बीमारी नहीं है, उसके लिए अलग से कमरा देने की जरूरत नहीं है। ये क्या टीबी है क्या अलग कमरा दे रहे हो आप उसको? ना तो कैंसर छूत की बीमारी है, ना इसमें कोई जीवाणु, अंडाणु, विषाणु, कीटाणु कुछ भी नहीं है, फालतू घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप उसके साथ खाना खाइए, अगर आप हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड वाइफ की तरह रहिए दोनों, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको फिजिकल रिलेशन बनाने में, कोई समस्या नहीं। आप फिल्में देखिए, आपके घर पे शानदार LED लगाइए, और ये आपका नेटफ्लिक्स वगैरह सब करवा लीजिए सब्सक्राइब, आराम से। स्कूल जाते हैं स्कूल जाना चाहिए, खेती करते हैं खेती करना चाहिए, ड्राइवरी करते हैं ड्राइवरी करना चाहिए। घर पे बिस्तर थोड़ी पकड़ना है, जिसने बिस्तर पकड़ लिया मतलब कैंसर रात को उठ के उसका गला पकड़ लेगा, मैं गारंटी देता हूं। ये हकीकत है, ये सच्चाई है। आपको बिस्तर पकड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बच्चा पढ़ते जाता है, मेरे बच्चे को तो ब्लड कैंसर हो गया, मैं तो स्कूल नहीं भेजूंगी। क्यों नहीं भेजोगे स्कूल? भेजो ना उसको, दिन भर खेलेगा, अच्छी ऑक्सीजन लेगा, दौड़ेगा। ये कपालभाति, भस्त्रिका, ये जो मैंने नाम बताए, उल्लू बुल्लू तुल्लू जो भी है, ये अल्लू बुल्लू तुल्लू अपने आप हो जाएंगे सब, दौड़ेगा तो। आप उसको घर पे रख के क्या कर लोगे?
तो ये नहीं करना है। और एक अंतिम बात और है, आप लोगों के ये जो मेरी 2 किताबें हैं, इसमें ये अगर आपके अफोर्ड कर सकते हैं तो ये भी केवल 200 रुपए की किताब है और बहुत अच्छी किताब है। इसकी प्रिंटिंग ही हमारी 225 रुपए के आसपास है, परंतु आश्रम में ये 200। कैंसर पे जितनी आधुनिक रिसर्च हुई है अब तक वो सब इसमें है। ये किताब तो अधिकांश लोगों को दी गई होगी, और अगर नहीं भी ली है किसी ने तो ले लेना। और अगर पुरानी किसी के पास है तो भी अच्छी बात है, तो आप किताब जरूर लेके जाएं, किसी को गिफ्ट करें, बहुत अच्छी बात है। एक परंपरा बनेगी, लोगों को जानकारी, किसी के बाप की बपोती नहीं होती है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात अंत में, कि अगर आपके परिवार में किसी को भी लकवा है या मिर्गी आती हो या पागलपन है, तो इसकी दवाई बिल्कुल फ्री मिलती है यहाँ से, और 2-2 महीने की मिलती है। बाकी दूसरी मेडिसिन तो मतलब 1 महीने की, या बाहर के लोग हैं तो 3 महीने की ले जाते, पर ये तो हर बार 2-2 महीने की फ्री मिलती है। जिनको हम फ्री मेडिसिन देते हैं उनको 1 महीने की देते हैं, नियम बना रखा, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या करने लगे थे, इसलिए 1 महीना कर दिया उसको। परंतु ये जो दवाइयां हैं, आपको बस केवल अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवा लो और दवाई लेके जाओ, तो इससे बड़ा पुण्य का काम होगा अगर आप ले जाते हैं, अगले को लाभ होता है। और वो ज्यादातर औषधि शहद में देने की होती है, तो उसमें ज्यादा काढ़ा वाड़ा बनाने की भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है।